चलिए करते हैं शुभ समाचारों की शुरुआत। पीएम मोदी आज कुछ घंटे के लिए नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। इस दौरे को दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा देश की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। ये बात गौर करने वाली है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और भारत में बौद्ध लोगों की आबादी भले ही कम है, लेकिन भारत का इतिहास बौद्ध और बुद्ध धर्म के बिना पूरा नहीं होता है। नेपाल में बौद्ध दूसरी बड़ी आबादी है। सिर्फ लुम्बिनी में ही 1,58,000 बौद्ध रहते हैं। बता दें कि जो मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा की, ये लुम्बिनी में होगी। भारत और नेपाल की साझी बौद्ध विरासत, दोनों के राजनीतिक संबंध इस दौरान और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए नेपाल तैयार है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन मौके पर पीएम मोदी की ये नेपाल यात्रा हो रही है, जिसका अहम मुकाम लुम्बिनी है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली नेपाल यात्रा है, जो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर हो रही है। लिहाजा इसके लिए लुम्बिनी में खास तैयारियां की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हेलीपैड से लेकर के सारे रूट वगैरह सब सजाए गए हैं। माया देवी मंदिर का भी रंग रोगन सर सफाई सब संपूर्ण हो गया है। नया कॉन्फ्रेंस सेंटर भी एकदम सुंदर जो है एकदम अंतिम अवस्था में, तैयारी अवस्था में है। रास्ते वगैरह भी सब सजाए गए हैं। यहाँ के भिक्षुगण भी जो है तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए। यहाँ की जनता में भी एकदम व्यापक जो है उनको लेकर के उल्लास है। लुम्बिनी में आज दिन भर पीएम मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी पहुंचेंगे। 10:20 पर वो माया देवी मंदिर पहुंचेंगे, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली मानी जाती है। माया देवी मंदिर में प्रधानमंत्री करीब आधा घंटा रहेंगे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में मौजूद पवित्र पुष्करणी तालाब की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद वे मंदिर परिसर में अशोक स्तंभ की परिक्रमा करेंगे। फिर मंदिर परिसर में लगाए गए बोधि वृक्ष के पौधे में वो पानी डालेंगे। इस बोधि वृक्ष को पीएम मोदी ने 2014 में यहाँ भेजा था। सुबह 11 बजे पीएम लुम्बिनी में बनने वाले बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:20 पर पीएम मोदी नेपाल के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फिर उनके साथ लंच में शामिल होंगे। फिर दोपहर 2 बजे के बाद वो लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय सभागार में बुद्ध जयंती समारोह को संबोधित भी करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ पीएम मोदी यहाँ के माया देवी मंदिर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। खास बात यह है कि पूजा में पीएम मोदी, नेपाल के पीएम देउवा और उनकी पत्नी समेत सिर्फ 3 लोग ही शामिल होंगे। वहाँ बौद्ध दर्शन के 3 बड़े बड़े निकाय, थेरवाद, महायान, वज्रयान के आचार्यों द्वारा पूजा पाठ और वहाँ पे पुष्प अर्पण करेंगे। सम्माननीय प्रधानमंत्री को अशोककालीन अशोक स्तंभ, मार्क स्टोन और वहाँ पे जहाँ महामाया देवी ने स्नान किया था उस पोखरी का दर्शन कराया जाएगा। उसके बाद सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने बहुत समय पहले एक बोधि वृक्ष जो है दान करके भेजा था। उसको हमारे महामहिम इंडियन राजदूत ने लुम्बिनी में लगाया था। उस पे जो है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी जल अर्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लुम्बिनी यात्रा का एक खास मकसद यहाँ भारत की ओर से बनाए जाने वाले बौद्ध विहार और बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करना भी है, जिसके लिए भारत ने यहाँ जमीन ले रखी है। बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर का निर्माण 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर भूमि पूजन होगा। अच्छा से तैयारी हो रहा है। यहाँ पर मंक बुद्धिस्ट कल्चर में वहाँ पर पूजा आजा करेंगे और यहाँ पर अच्छा जो मॉडल, वो मंदिर का मॉडल है उसका भी वो दिखाएंगे। कैसा ये मंदिर बिहार बनेगा वो भी दिखाएंगे। यह छोटा कार्यक्रम है। इसके बाद नियमित दूसरा प्रोग्राम में जाएंगे। पीएम मोदी का ये नेपाल दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
माना जा रहा है कि इस यात्रा से एक तरफ भारत नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों में मजबूती आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच विकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है और समझौतों पर भी दस्तखत होने की संभावना है। नेपाल यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध अद्वितीय हैं। दोनों देशों के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उनकी नेपाल यात्रा का मकसद इन संबंधों को और गहरा करना है। तो स्पष्ट है कि बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हो रही इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नया आयाम जुड़ेगा। रोहित कुमार सिंह, लुम्बिनी, गुड न्यूज टुडे। तो नेपाल की लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर के मुख्य इंचार्ज खगेंद्र काफले ने हमारे संवाददाता को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पूरे कार्यक्रम के पल पल की गतिविधियों के बारे में बताया है, आप भी देखिए। ये लुम्बिनी जहाँ ये सजावट हो रहा है, अब प्रधानमंत्री ने, भारत का प्रधानमंत्री और नेपाल का प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री मैंने फर्स्ट लेडी, 3 लोग यहाँ से आएंगे और VIP लोग भी आएंगे, लेकिन उन लोग का यहाँ गेट में स्वागत होगा। वहाँ रेड कारपेट बिछाया है, उसमें जूता उनको खोलेंगे, तब दूसरा जूता लगा के वो यही रास्ता होते यहाँ से मंदिर एंट्री करेंगे। मंदिर अंदर जाके भारत का प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी, 3 आदमी और नेपाल का मोस्ट वेनरेबल 3 पीपुल्स उसमें बैठ के वहाँ प्रेयर होगा, लगभग 15 मिनट का प्रेयर होगा। उसी के बाद वहाँ से वापस होते हुए वो पुष्करिणी पौंड, सेक्रेट पौंड कहता है, उसको परिक्रमा करके ये अशोका पिलर में आएंगे। अशोका पिलर में चांदी के जो दिया होता है उसमें दीप प्रज्वलन होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलन करके ये अशोक पिलर के बारे में ब्रीफिंग होगा। उसके बाद रेड कारपेट के साथ वहाँ से आगे जाएंगे, जहाँ वहाँ बोधि ट्री है, उसमें पहला भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से नेपाल का एम्बेसडर, नेपाल में भारत के तरफ से एम्बेसडर था, वो वहाँ पेड़ लगाया था, उसमें जल सिंचन करेंगे इंडिया का प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर वापस यहाँ आगे ये जौन मंच देख रहे हैं आप, उसमें बैठ के वहाँ विजिटर बुक में लुम्बिनी क्या है भारत का प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी राय वहाँ लिखेंगे। वहाँ से फिर यहाँ आके यहाँ से वापस हो जाएंगे। तो उसके बाद इंडिया का प्लॉट है लुम्बिनी में, जो पश्चिम बिहार क्षेत्र में यहाँ मंदिर बनाने के लिए लिया है, वहाँ उस प्लॉट का शिलान्यास करने जाएंगे। उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट होगा, तब 2 बजे नेपाली समय 2 बजे हॉल में जाके मेन हॉल में प्रोग्राम होगा। यही है मेन कार्यक्रम। खासकर मायादेवी मंदिर में तकरीबन कितनी देर रहेंगे? यहाँ का कार्यक्रम कितनी देर? मायादेवी ये सेक्रेट गार्डन कॉम्प्लेक्स में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का टाइम है उन लोग के। चलिए, तो प्रधानमंत्री का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या अपडेट इस कार्यक्रम को लेकर, सीधे आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह के पास, जो इस वक्त लुम्बिनी में ही मौजूद हैं। रोहित, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या तैयारियां वहां पर हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग लुम्बिनी में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा हो रही है काफ़ी मायनों में अहम है। सबसे अहम इसलिए क्योंकि चुनाव जीतने के बाद, यानी 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी की पहली नेपाल जो है, कह सकते हैं ये विजिट है, पहली बार ये दौरा होने जा रहा है। और उन्होंने अपने पिछले 2-3-4 बार जो दौरे उन्होंने किए हैं नेपाल में, उस बार भी उन्होंने कहा था कि वो लुम्बिनी आना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने इच्छा जरूर जताई थी और इस बार उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। और खासकर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं लुम्बिनी के मायादेवी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। व्यापक सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम भी किए हुए हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 10 बजे जो है कुशीनगर से हेलीकॉप्टर से वो लुम्बिनी पहुंचेंगे। यहाँ पर हेलीपैड्स बनाए गए हैं और उसके बाद 10 बजे लुम्बिनी उतरने के बाद प्रधानमंत्री अगले 20 मिनटों में जो है वहाँ से चलकर ठीक माया यहाँ पे आएंगे, जहाँ मौजूद है हम लोग माया देवी मंदिर पहुँचेंगे 10:20 पर। और फिर यहाँ तकरीबन 45 मिनट का वक्त वो गुजारेंगे, जहाँ पर वो उस स्थल पे जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे मंदिर परिसर में, जहाँ पर माना जाता है कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, उनका जन्म वहीं हुआ था। और केवल 3 लोगों को जो है वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी, ये बस 3 व्यक्ति जो है मंदिर के अंदर जाएंगे और विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और 3 पुजारी जो हैं वो इन तीनों को जो है पूजा अर्चना करवाएंगे। और उसके बाद पुष्करणी
एक तालाब है, छोटा सा तालाब है, बहुत ही उसे होली तालाब माना जाता है, पवित्र तालाब है, उसकी वो परिक्रमा करेंगे और फिर अशोक स्तंभ ठीक बगल में है मंदिर के, वहाँ भी परिक्रमा करेंगे। और 2014 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने एक बोधि वृक्ष भेजा था, एक भेंट के तौर पे नेपाल को दिया था, और वो बोधि वृक्ष जो है माया देवी मंदिर परिसर में ही लगाया गया है। और उस पेड़ के पास भी जाएंगे, वहाँ पानी उस पेड़ पे डालेंगे। तो ये कार्यक्रम होगा तकरीबन 45 मिनट का, और उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर ठीक उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर एक नया बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर बनना है, अगले 3 सालों में बनना है, और उसके भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में वहाँ पर शामिल होंगे। वहाँ भी पूजा अर्चना होगी, भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ पर होगी। और फिर जो माना जा रहा है कि अगले 3 साल में जो है भारत की मदद से बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर जो है उसका वहाँ निर्माण कराया जाएगा। और उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है किस तरीके से रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बताने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बेहद खास दिन है क्योंकि आज बैसाख पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, और साथ ही साथ एक अद्भुत खगोलीय घटना भी इस वक्त घटित हो रही है। आज साल का पहला चंद्रग्रहण लगा हुआ है जो कि भारत को छोड़कर बाकी ब्रह्मांड के बड़े हिस्से पर देखा जा रहा है। भारत में ये भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा है तो लोग सुबह से ही पवित्र नदियों के घाट पर जाकर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। हरिद्वार में सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पवित्र नदियों में स्नान और दान आज किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसके अलावा आज चंद्र ग्रहण भी है। हालांकि ये भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पवित्र नदियों में भक्तों के स्नान का सिलसिला सुबह से ही जारी है। तो देखिए, भारत में भले ही चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि साल का पहला चंद्र ग्रहण आखिर क्यों खास है और इस दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से सावधानियां बरतनी है। आइए देखते हैं। एक बार फिर चांद को लगा है ग्रहण। चांद पर पड़ी है धरती की छाया और बना है अनोखा संयोग। इस वक्त साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लिहाजा भारत में इसका सूतक नहीं लगा है। यह ग्रहण दक्षिण पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में नजर आ रहा है। तो इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल मान्य है। 2022 का ये पहला चंद्र ग्रहण इस मायने में भी बेहद खास है कि ये अपने साथ बहुत सारे संयोग लेकर आ रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज बैसाख पूर्णिमा है और आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। आज बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और साल का पहला चंद्र ग्रहण तीनों साथ साथ घटित हो रहे हैं। भारत में भले ही ग्रहण नहीं दिखे, लेकिन जानकारों का मानना है कि ग्रहण न केवल चांद को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव धरती और उस पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। चंद्रमा इस ग्रहण में प्रभावित होगा। चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु का संबंध बनेगा। अब चंद्रमा चूंकि पूरी दुनिया में एक ही है, इसलिए चंद्रमा कहीं भी प्रभावित होगा तो आप उससे जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव जरूर पड़ेगा। हाँ, न दिखने के कुछ अलग लाभ हो सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, बावजूद इसके देश दुनिया पर, राजनीति पर, लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण विशाखा नक्षत्र में लगा है। इसकी शुरुआत तुला राशि में हुई और समापन वृश्चिक राशि में होगा। तो विशाखा नक्षत्र, तुला और वृश्चिक राशियां इससे सीधे तौर पर प्रभावित मानी जा सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक ये संयोग देश और दुनिया के लिए अपने आप में बहुत सारे संकेतों को समेटे हैं। तुला राशि और वृश्चिक राशि प्रभावित होगी तो वायुयान दुर्घटना
जल से संबंधित आपदाएं आने की संभावना बढ़ेंगी, यानी जलीय इलाकों में, समुद्र तटीय इलाकों में निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और वहां पर बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। इस समय ज्यादातर लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि सेहत के मामले में दिक्कतें होंगी, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं या गलत दवाइयों का प्रभाव, इस तरह की चीजें, या वायरस का दोबारा से थोड़ा ज्यादा अटैक, इस तरह की संभावना बन सकती है और ये प्रभाव अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में बना रहेगा। तो साल का ये पहला चंद्र ग्रहण अपने साथ कई सारी सावधानियों का दौर लेकर आ रहा है। वैसे ज्योतिष शास्त्र लोगों को व्यक्तिगत तौर पर भी ग्रहण के दौरान कई बातों का ख्याल रखने की सलाह देता है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के समय होने वाले कामों को लेकर तमाम मान्यताएं हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय कुछ काम करना बेहद फायदेमंद होता है, तो वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने की मनाही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान धर्म और ज्योतिष कौन से काम करने की सलाह देते हैं। तो चंद्र ग्रहण इस वक्त चल रहा है। आज चंद्र ग्रहण के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में ब्लड मून दिखाई देगा। दरअसल ये एक अनोखी घटना होती है जब चंद्र ग्रहण लगेगा और हमें ब्लड मून यानी कि लाल रंग का चांद दिखाई देगा। अब क्या होता है ब्लड मून, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल चंद्र ग्रहण के दौरान सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है और चांद को पृथ्वी पूरी तरीके से ढक लेती है, लेकिन सूर्य की किरणें चांद पर पड़ती हैं। जहाँ सूर्य की किरणों से चंद्र ग्रहण के समय चांद लाल दिखाई देने लगता है और इसे ही ब्लड मून कहते हैं। सुपर मून चंद्र ग्रहण की वो अवस्था होती है जब चांद धरती के करीब आ जाता है। सुपर मून में धरती के नजदीक होने के चलते चांद बड़ा दिखाई देता है और सुपर मून के दौरान चांद धरती के करीब 2700 मील आ जाता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण को लेकर ये तमाम बातें जो आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने से पूर्व हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोजाना 5,000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के लिए दर्शन कर सकेंगे और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये आस्था की डोर ही है जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच लाती है। ये विश्वास की डोर ही है कि श्रद्धालु इन कठिन रास्तों की भी परवाह नहीं करते। 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में लोगों की आस्था ही है कि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मत्था टेकने आते हैं। वैसे तो हर साल 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते थे, लेकिन इस बार 3 दिन पहले यानी 22 मई को ही कपाट खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार ने इस बार रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं की यात्रा का फैसला किया है। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5,000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई पास ले सकते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए श्रद्धालुओं को registration@touristcare.uk.gov.in साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो आप ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन केस इन दोनों में से कोई यात्री पास नहीं बनवा पाता, टाइम की कमी कारण या कोई यानी दूसरी प्रॉब्लम कारण, तो आप गुरुद्वारा ऋषिकेश में आकर वहाँ पे एक काउंटर लगा है, उस पे आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों तक ना तो 4 धाम यात्रा हुई और ना ही हेमकुंड साहिब की यात्रा,
लेकिन इस बार इसे शुरू किया जा रहा है। इस बार हेमकुंड साहिब में बर्फ भी पूरी तरह पिघल चुकी है और भारतीय सेना द्वारा यहाँ रास्तों से ग्लेशियर काटकर रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा थोड़ी आसान होगी। 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा के लिए आ रहे यात्रियों को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको यहां से बैरंग लौटना पड़ सकता है। खासतौर से केदारनाथ और बद्रीनाथ के श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने अब चारधाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। एक दिन में 20-20 हजार तक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन ने एक दिन में 13,000 श्रद्धालुओं की ही संख्या तय की है। केदारनाथ धाम में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्रशासन सतर्क है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। शुरुआती चरण में तीर्थयात्री बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही बाबा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और पुलिस जगह जगह रास्तों में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की जांच भी कर रही है। जिस भी वाहन या यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसे वापस भेजा जा रहा है। ये जो लॉन्ग वीकेंड है इसको देखते हुए भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ऊपर व्यवस्थाएं बनी रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ की समस्या ना हो, तो उसके लिए लोगों को रेगुलेट किया जा रहा है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है पर्यटन विभाग द्वारा, तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उस डेट का, उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों से अपील की जा रही है कि वो आगे की डेट का जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उस डेट का रजिस्ट्रेशन कराकर उसी डेट में ट्रैवल करें। ऐसे में वे लोग जो बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर निकल गए हैं या फिर जिनके साथ रजिस्ट्रेशन की तारीख का चक्कर है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, कल हम लोगों ने कराया था, लाइन लग के काफ़ी देर तक, तो उन्होंने सर हमको टिकट दे दी बस के लिए। सर अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन था तभी तो बस की टिकट मिली ना हमारे चेक करने के बाद। अब सर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है वो 26-27 तारीख का मिला है, तो सर हमको टिकट ना देते बस किया, तो फिर हम लोग आधी दूरी में आ गए हैं, 120-130 किलोमीटर चल के हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आप बोल रहे वापस हो जाइए। हमारी समस्या ये है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए कभी बोल रहे हैं हो जाएगा, कभी बोल रहे हैं ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन आधे बंदों का हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं सारे यहीं रुक जाओ या फिर रजिस्ट्रेशन वाले चले जाओ। ऐसे में अगर आप चारधाम यात्रा की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट बद्रीनाथ kedarnath.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको चारधाम यात्रा पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपनी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका टूर ऑपरेटर, आप अकेले आ रहे हो या अपने परिवार के साथ, ये सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई पूरी। तो अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की, जो कि इन दिनों भगवान के दर पर पहुंची हैं। कंगना तिरुपति बालाजी के द्वार मत्था टेकने पहुंची। दरअसल लंबे समय के बाद कंगना की फिल्म धाकड़ रिलीज होने वाली है और वो अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए बालाजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कंगना रनौत मंदिर परिसर में थी। करेंगे आपकी सेहत की और बताएंगे कि गर्मी इस वक्त
किस तरीके से सितम ढा रही है। देखिए, उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी और लू का कहर फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में आज एक बार फिर से हीट वेव चलने की चेतावनी जाहिर की है। तमाम राज्यों से आ रही तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि गर्मी और तापमान लोगों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली, धौलपुर, चंद्रपुर, फतेहपुर, शेखावटी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और गुना की तस्वीरें आपके सामने हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस भीषण गर्मी में तबीयत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप सावधानी रखें। गर्मी में निकल रहे हैं तो कई बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भले ही कल दिल्ली में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया हो, लेकिन आज और कल इसकी तपिश में राहत की उम्मीद है। और यही नहीं, हफ्ते भर बाद दिल्ली और आसपास में बौछारें भी पड़ सकती है। गर्मी तो पश्चिमी भारत में जमकर पड़ रही है, लेकिन लोग इस बीच कई ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि गर्मी से उनका बचाव हो सके। देखिए, चिलचिलाती गर्मी की तपिश झेल रहे दिल्ली वालों के लिए आखिरकार खुशखबरी आ गई है। दिल्ली वालों को फिलहाल कम से कम 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी और लू से राहत मिल सकती है। मौसम के जानकारों का मानना है कि दिल्ली में आज और कल 2 दिन आंधी तूफान की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि 2 दिन बाद यानी बुधवार से तेज गर्मी का दौर एक बार फिर वापस आ सकता है। मौसम के जानकारों का मानना है कि दिल्ली और आसपास करीब 1 सप्ताह बाद यानी 22-23 मई से प्री मॉनसून बारिश की संभावना है और उसके बाद मौसम में बदलाव से तरावट मिलेगी। यानी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में गर्मी की आंख मिचौली चलती रहेगी। बता दें कि रविवार को दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कल दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। नजफगढ़ में तापमान 49.1 डिग्री और मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तापमान 48.2 डिग्री रहा। वहीं पालम में 46.4 और लोधी रोड में 45.8 डिग्री रहा। दिल्ली के सफदरजंग में तापमान 45.6 डिग्री रहा। राहत की बात यह है कि अगले 2 दिन गर्मी से कुछ निजात मिल सकती है। बहरहाल गर्मी का ये हाल सिर्फ दिल्ली और आसपास ही नहीं, पश्चिम भारत में भी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कल तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। ये सीजन का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ भी तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। गर्म हवाएं चलने से इलाके में रात का तापमान भी 31 डिग्री से ज्यादा रहता है। दिन की गर्मी से बचने के लिए लोग अपने काम खत्म कर जल्दी घर वापस आना पसंद कर रहे हैं। उधर राजस्थान में भी लू के थपेड़ों के चलते तेज होते तापमान और तपती धूप ने आम लोगों को बेहाल कर दिया है। राजस्थान के 10 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर में कल तापमान 47.3 डिग्री पहुंच गया, जिसके चलते शहर में दिन के वक्त सन्नाटा ही दिखता है। इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखते हैं। भीषण गर्मी के चलते बाजार भी सुनसान नजर आते हैं। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों से नहीं निकलते। ऐसी ही स्थिति राजस्थान के धौलपुर में भी है। यहाँ भी पारा 47 डिग्री को छू रहा है, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग पानी, गन्ने के जूस और ठंडी चीजों का सहारा ले रहे हैं। पूरे राजस्थान में गर्मी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ज्यादातर जगहों पर यही हालात है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही लगभग बंद कर रखा है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग तपती दोपहरी में बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। जोधपुर में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने अनूठा उपाय किया है। शहर के मुख्य राह और चौराहों पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को राहत मिले।
शहर में अलग अलग चौराहों पर 8 घंटे इसी तरह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जोधपुर में लगातार गर्मी में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। इसको देखते हुए 4 ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं जो पानी की बौछार करके गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वायुसेना के जवान एक बार फिर से देवदूत बने हैं। मुश्किल घड़ी आई और वायुसेना को असम के कछार जिले के प्रशासन ने याद किया तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक ट्रेन में फंसे 100 से ज्यादा मुसाफिरों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कैसे हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं आपको। बिकॉज ट्रेन हैज बीन स्ट्रैंडेड एंड रास्ता तो खराब हो ही गया है, तो वो ट्रैक्स में भी पूरा मड पानी भर गया है, तो एयरफोर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन द इवैक्यूएशन। बारिश के चलते असम के कछार जिले समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तामुलपुर के बालीशाह इलाके में एक पुल बह गया जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा भी जगह जगह आसमानी आफत से हुए नुकसान की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। कछार समेत 7 जिलों के 200 से ज्यादा गांव में बाढ़ से 60,000 से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की खबर है। इन इलाकों में तमाम नदियां उफान पर हैं जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। हालात को देखते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों, SDRF, फायर ब्रिगेड और पुलिस की इमरजेंसी सर्विसेज के जवान राहत और बचाव काम में जुट गए हैं ताकि जहां तहां फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। कछार से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं मुंबई की लोकल में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज़ है और वो ये कि 12 और एसी ट्रेनों को लोकल सेवाओं से जोड़ दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री एसी लोकल में सफ़र कर सके। खास बात यह है कि एसी लोकल छुट्टी वाले दिन भी दौड़ेगी। गर्मी में अब लोकल का सफर आपके पसीने नहीं छुड़ाएगा। क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन की सर्विस अब हो गई है कूल। मुंबई की लोकल में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि 12 और एसी ट्रेन को मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। इससे लोकल का सफर अब और आरामदायक हो गया है और अब ज्यादा से ज्यादा मुसाफिर एसी लोकल में सफर कर पाएंगे। लोकल ट्रेन अब जो हैं वो ज़्यादा चलेंगी, जो एसी लोकल हैं वो अब ज़्यादा चलाई जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी के द्वारा यात्रा करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जिस तरीके की गर्मी मुंबई में पड़ती है, लोगों को दिक्कत आती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब सेंट्रल रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि रेलवे अब ज़्यादा लोकल ट्रेन चलाएगी। लोकल ट्रेन में जो है वो ये जो एसी लोकल ट्रेन है वो कारगर है, गर्मी के साथ लड़ने में कारगर है। एसी ट्रेन होती हैं, किराया भी जो है वो कम कर दिया गया है। बीते दिनों सरकार ने एसी लोकल के किराए में कमी की थी और अब एसी ट्रेन की संख्या बढ़ाकर मुसाफिरों को एक और सौगात दी है। अब सेंट्रल रेलवे ने अपनी मेन लाइन पर 12 नॉन एसी लोकल ट्रेन को एसी लोकल ट्रेन में बदल दिया है। इसके तहत CMT से कल्याण के बीच एसी लोकल की तादाद 44 से बढ़कर 56 हो गई है। खास बात यह है कि एसी लोकल अवकाश वाले दिन भी पटरियों पर दौड़ेंगे। CSMT कल्याण, टिटवाला, अंबरनाथ, बदलापुर सेक्शन में रहेगी। जो हार्बर लाइन पर एसी रेक था उसको हम विड्रॉ करके मेन लाइन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हार्बर पर जो सर्विसेज है वो नॉन एसी से रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन पूरी की पूरी सर्विसेज इंटैक्ट रहेगी। पहले जितनी चलती थी उतनी ही चलेगी। बाकी देश की तरह मुंबई भी भीषण गर्मी का सामना कर रही है। ऐसे में एसी लोकल ट्रेन की तादाद बढ़ने से यकीनन मुसाफिरों को राहत मिलेगी। एसी लोकल की सेवा विस्तार के साथ ही मुसाफिरों की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। जिन यात्रियों के पास एसी लोकल के पास हैं, वे उन्हीं से नॉन एसी के फर्स्ट क्लास में भी सफर कर सकते हैं। किराए के अंतर का रिफंड
यात्री टिकट काउंटर पर ले सकेंगे। यानी मुंबई में लोकल का सफर अब बन गया है और सुहाना और कूल। पारस धामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचारों के बाद अब वक्त हो चला है इंस्टा स्टोरीज का, तो डालिए एक नजर। अपनी पत्नी के आगे किसी और औरत की तारीफ करना पेट्रोल पंप के आगे खड़े होकर सिगरेट पीने के बराबर है। एक्सक्यूज मी मैडम, हम पैर दबाने की नई मशीन बेच रहे हैं, आप लेंगे क्या? जी नहीं, मेरी शादी हो गई है। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। हमारी प्यारी अम्मा, हमारी मोटी अम्मा। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बात मत कर। अम्मा, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए कौन सा घी लगाना पड़ता है? भाई तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाते? कोई गिफ्ट ही नहीं देता। तो शुभ समाचारों में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।